जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्रीराम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो स्पेशली जो भी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम बच्चे देंगे उनको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो आर्मी के जो बच्चे देंगे जो जिसमें हमारा चाहे जीडी हो या वो टेक्निकल का बच्चा हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का हो, चाहे वो क्लर्क का हो या ट्रेडमैन का हो, सभी बच्चों के लिए। और साथ ही साथ जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, एयरफोर्स चाहे वो नेवी का बच्चा हो, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर एफकेट, सीडीएस और जो जीपीएससी के क्लास 1, 2, 3 के जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स जो आती है, उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक को एक एक टॉपिक 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। उन टॉपिक्स का बिल्कुल बेसिक और उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों को भी कवर करेंगे। और आप लोग हर वीडियो को देखने के बाद घर पे आपके पास जो भी बुक्स या मटेरियल जो भी अवेलेबल है वहाँ से जाके अपने क्वेश्चंस को कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जिससे आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, मैथमेटिक्स का एक ही रूल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होने वाला, बेनिफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आप को डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीराम एकेडमी की टीम आपके साथ पिछले पूरे पेंडेमिक दौर में भी हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए सभी बच्चों से जुड़े हुए थे। उनके मन में जितने भी सवाल थे उनको हम फ़ोन कॉल के जरिए भी अटेंड करते थे। हमने हमारी एप्लीकेशन के ज़रिए, यूट्यूब के वीडियोज़ के ज़रिए सभी बच्चों को गाइड करने की कोशिश करी थी। आई होप सभी बच्चों को वो फ़ायदा पहुंचाया होगा, फ़ायदा हुआ होगा। और इस बार भी ये लॉकडाउन कब तक है अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन जब तक भी रहेगा तब तक हम हमारे वीडियोज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आप सभी के मन में जितने भी सवाल जवाब है उनको हम एंटरटेन करते रहेंगे। हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे। आपको बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो भर्तियाँ जो भी पोस्टपोन्ड हुई है वो कैंसिल नहीं हुई है, वो पोस्टपोन्ड हुई है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो भी अगस्त है, मान के चलते हैं अगस्त, जैसे अहमदाबाद एआरओ की अगस्त में शेड्यूल हुई है, एयरफोर्स की हो सकता है 1-2 महीने बाद हो जाए, नेवी की नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दे। एसएससी का जो एग्ज़ाम अगस्त में टेंटेटिव प्लान्ड है, तो 1-2 महीने के अंदर अंदर सारे एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज हैं। तो आप सभी को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रखनी है घर पे बैठ के। इसलिए हम आपको हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाएंगे ऑनलाइन के ज़रिए। तो आप घर पे बैठ के हर वीडियो को अच्छे से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर भी किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट या सवाल होता है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्टेंट समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जो है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, संख्या पद्धति। स्टूडेंट्स देखो, आपके सामने ये जो संख्याएँ हैं, जैसे क्या हुआ कि मनुष्य जैसे जैसे समझदार हुआ तो किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए उन्होंने कुछ संकेत रख लिए। तो ये टोटल जो हमारे सामने दिख रहे हैं, टोटल इस तरह के इन्होंने 10 संकेत रखे हुए हैं। तो देखो 10, 0, 1, 2 से लेके 9 तक, ये टोटल कितने संकेत हो गए, 10 हो गए। और जिनको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से जानते हैं। और ये इन्हीं से सारी संख्याएं बनती है। चाहे आप छोटी से छोटी संख्या जैसे 15 है, ये भी देखो किससे बनी हुई है, इनमें से ही बनी हुई है। हम मान लो 100 ले लेते हैं तो भी इन्हीं में से बनी हुई है। हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 4, 5, 9345, तो ये भी देखो इसी से बनी हुई है। तो हमारी जो जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सब इसी 0 से लेके 9 तक के जो 10 अंक है इन्हीं में से बनती है। इसीलिए इन्हीं को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, इसलिए कैपिटल एन से भी इसको दर्शाया जाता है। तो प्राकृत संख्या क्या है, प्रकृति में आप देखिए किसी भी संख्या की अगर गणना करते हैं,
गिनती शुरू करते हैं यानी काउंटिंग शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली 1 से शुरू करेंगे, 0 से तो नहीं करेंगे। यानी 0 है लेकिन हमारे सामने प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कोई भी संख्या गिनती शुरू होती है कहाँ से होती है? 1। तो प्राकृतिक संख्या जो है हमारी प्राकृत संख्या वो भी 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक होगी, अनंत हो सकता है। तो वो संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उनको क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्याएं। तो ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको W से भी दर्शाया जाता है। अब होल नंबर क्या है? हमने देखा कि हमारे जो संख्या पद्धति है उसमें से 1 के बाद तो हमने सारी संख्याएं प्राकृत संख्या में ले ली, तो बच गया क्या? सिर्फ 0। अगर हम इनमें 0 भी शामिल कर रहे तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो इन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी हमने 0 भी ले लिया और 0 के आगे 1, 2, 3 ये सारा भी आ गया और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी वो संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती है? 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो संख्याएं पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें जानी, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और होल नंबर या पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने देखा कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी भाई? 1 हो गई। सभी को पता है, इसमें रटने की कोई बात नहीं है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या होगी? 0 हो गई। कौन सी होगी? 0 हो गई। अब बात करते हैं कि n अंकों की सभी संख्याओं की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि 1 से लेके और 9 तक सब इकाई अंक है, 2 डिजिट किसी में नहीं है, 2 संख्या नहीं है, सब 1 अंक वाले हैं। तो यहाँ 1 से 9 तक टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी? तो इनको तो हम गिन सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हो गए? 9 अंक हैं। कितने हो गए अंकों की संख्या? 9 आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि भाई 10 से लेके और 99 तक कितने अंक है टोटल, तो देखो यहाँ पे 2 काउंट हो रहे हैं। 9 में 1 ही अंक है, लेकिन 10 में कितने हैं? 1 और 2। ऐसे 99 में भी 2, और इनके बीच आने वाली जितनी भी संख्या हैं सब में कितने कितने 2-2 अंक हैं। तो इनको अगर गिनना है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय चला जाएगा और एग्ज़ाम में इतना समय हमें मिलता नहीं है। तो इसके लिए जो सूत्र है वो ये है कि 9 गुणा 10 की पावर n-1। n यहाँ पे क्या है? अंकों की संख्या, यानी वो कितना डिजिट है? 1 डिजिट वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है। समझ गए? तो जैसे इस पहले में अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम 1 से 9 वाले में, तो 9 का तो 9 हो गया, गुणा 10 की पावर n मतलब अंक, डिजिट कितना है? अंक वाली संख्या है, तो n का मतलब हो गया 1 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब मान क्या होता है? 1। तो 9 गुणा 1 आंसर क्या आ गया? 9। देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा है। इस प्रकार हम 10 से 99 तक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है? 9 गुणा 10 की पावर यानी 10 की घात में n, यानी 2 संख्या वाला है, तो n कितना हो गया? 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, और 10 को 9 से गुणा कर दोगे तो 90, यानी 90 अंक हमारे आते हैं अगर 10 से 99 के बीच में गिने। ऐसे अगर मान लो हमें पूछ ले कि भाई 100 से 999 तक टोटल संख्याएं कितनी है, कितने अंक हैं, तो इसमें कितने अंक हैं भाई? 3 है, 1, 2 और 3। इसमें भी 1, 2 और 3, और इनके मध्य आने वाले सभी संख्याओं के बीच में भी अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो अब सभी संख्याओं के 3-3 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं 9 गुणा 10 की घात n-1 है, तो n मतलब 3, कितने डिजिट का है? 3 वाला, तो n 3 हो गया, माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 2। तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 गुणा 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 0 और 2 0, तो टोटल कितना हो जाएगा? 900। इस तरह से हम कितनी भी संख्याओं के बीच की अगर अंक काउंट करवा ले या अंकों की गिनती करवा ले तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहा जाता है। पूर्णांक को इंटीजर्स कहा जाता है, और पूर्णांक को हम z से दर्शाते हैं।
जेड से दर्शाते हैं। और पूर्णांक जो हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसमें मैं अंक लिखता हूँ। 0 से आगे हम जाएंगे तो 1 2 3 4 अप टू चलते जाएंगे हम कहाँ तक, अनंत तक। और 0 से इस साइड में अगर जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे अगर हम चलेंगे तो ये माइनस अनंत तक जाएंगे। तो 0 के इस साइड जितने भी अंक हैं और 0 के इस साइड अंक हैं वो इन सभी को हम क्या कहते हैं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब जो 0 से इधर जो हैं प्लस की संख्याएं हैं इन सभी को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। और 0 से इस साइड जो है उनको कहते हैं, नेगेटिव में है तो इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 जो है वो आपका ना तो पॉजिटिव में आता है और ना नेगेटिव में आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक आपने जान लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p के छेद में q के रूप में। मतलब क्या हुआ, ऊपर p क्या है, आपका अंश है, और q जो छेद में संख्या है उसको क्या कहते हैं, हर। तो कोई भी संख्या जिसको इस अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इंग्लिश में इनको रैशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ध्यान रहे कि जो p और q हैं, p और जो आपका q है वो दोनों पूर्णांक हैं, जबकि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया तो किसी भी संख्या में हर में अगर 0 होगा तो उसका मतलब मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वो p/q के रूप में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। p और q हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक हमने देखे थे, वो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका q है जो हर में संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होगी। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब बात करें यदि p और q यानी अंश और हर का में से एक है तो उस संख्या, अगर p और q का में से यानी HCF हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है यानी महत्तम समापवर्ती एक है, तो उस परिमेय संख्या का वह न्यूनतम रूप होगा। जैसे कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि 3 के छेद में 5 है। अब देखो इनका अगर हम HCF निकालें, इनका में से निकालें तो वो क्या आएगा, 1। में से निकालना जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, हम अगले वीडियो में लैसे HCF और LCF, लैसा गुस्सा जिसको कहते हैं, लैसे पे और में से पे को अलग से समझेंगे किस तरह से इनको निकाला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे 3 का अगर हम गुणनखंड करें तो 3 का गुणनखंड 3 गुणा 1 हो सकता है, और 5 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणा 1 हो सकता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। ये जो कॉमन चीज़ है वही इनका क्या है, लेस है। तो इनका लेस है क्या आया, 1 आया। अब देखो इसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते, ये न्यूनतम है। जैसे 4/5 है, ये भी न्यूनतम है, इसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो 4/8 है, इसको हम छोटा कर सकते हैं 4 का भाग देके, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी इसको हम 1/2 में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जो हमने पूर्णांक पढ़े थे, माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं वो सब क्या हैं, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब हो गया परिमेय संख्या। हम देख लेते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया,
√4 नहीं होगा। √4 का तो अगर हम √4 लिखेंगे तो इसका वर्गमूल जो है 2 हो जाएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या। फिर हम कह सकते हैं कि 4 की अगर घात 1/3 लगा दी तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, या फिर पाई है जो आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रहे आपकी ये अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये थी हमारी परिमेय संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और विषम संख्याओं को कहते हैं ओड नंबर। सम संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग होता है वो सम संख्याएं, और इनमें जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं होता है वो क्या है? हमारी विषम संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 एक संख्या है, इसमें 2 का भाग 2 जाता है क्या? 2 से जाता है। इधर देते हैं 5 एक संख्या है, इसमें 2 का भाग 2 जाता है क्या? जाता है, लेकिन 2.5 बार जाता है। तो यानी जो भाग पॉइंट में होता है, जिसका उत्तर पॉइंट में आता है, वो पूरा भाग नहीं होता, और जो भाग बिना पॉइंट के आंसर पूरा आ जाता है वो है पूरा भाग। तो यानी किसी भी संख्या को 2 से पूरा भाग चला जाए, यानी वो संख्या क्या है? हमारी सम संख्या है। और जिस संख्या में 2 का पूरा भाग ना जाए वो कौन सी है? विषम संख्या है, ओड नंबर है। जान सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या, जैसे किसी ने बोला कि भाई ये बताओ 64 सम है या विषम है, तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, पूरा जा रहा है 32 बार। इसका मतलब 64 क्या है? एक सम संख्या है। अगर मान लो किसी ने बताया 73 है, तो 2 का भाग दो। 2 का भाग जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। जाएगा लेकिन पॉइंटों में जाएगा, इसलिए वो पूरा नहीं जाएगा। क्योंकि 2 को, किसी भी संख्या को पहचानने का आसान तरीका है कि 2 का भाग जाएगा कि या नहीं जाएगा। ये उस संख्या के अंत में या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, यानी ऐसा कुछ हो, यानी उसकी अंतिम संख्या में अगर भाग चला जाता है 2 का लास्ट डिजिट में, तो इसका मतलब भाग जाएगा। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है? 3 है। तो 3 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब 73 में भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लो 133 दे दिया कोई संख्या, इसमें भाग जाता है क्या 2 का? तो लास्ट संख्या देखो 3 है, जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता वो क्या थी? विषम। तो 133 क्या है? विषम। अगर हम ये देखें कि 134 की बात करें, तो लास्ट संख्या 2 है, 4 है, सॉरी, इसमें 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब इस संख्या पूरी संख्या में भाग जाएगा, इसलिए 134 जो है हमारा वो क्या है? सम संख्या। जबकि 133 क्या है? विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता और इसमें 2 का भाग चला जाता है। तो ये होगी हमारी सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या की अगर शुरुआत करें तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? 2 से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, फिर 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, फिर 8 में जाता है। इस तरह से जो हमारी 2, 4, 6, 8, 10 जिसमें 2 का भाग जाता जाएगा वो सभी सम संख्या हैं। और अगर विषम संख्या की बात करें तो 1 से शुरू हो जाएगी, 1, 3, 5, 6 में जाता है, इसलिए वो सम है, 7। इस तरह से ये हमारी विषम संख्याएं चलती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं, देखो नाम से स्पष्ट है, भाज्य जिसमें भाग चला जाए, यानी भाग किसका चला जाए। एक चीज़ तो सभी लोग जानते हैं कि भाई कोई भी संख्या है, जैसे मान लो मैंने 5 एक संख्या ली, तो या एक संख्या मैंने 6 ले ली। अब इनमें देखो 5 में 5 का भाग जाएगा, और 5 में 1 का भाग जाएगा। ऐसे ही 6 में 6 का भाग जाएगा, और 6 में 1 का भाग पूरी बार जाएगा। 6 का 1 बार चला जाएगा, इसमें इसका भाग 1 बार चला जाएगा, इसमें 5 बार। यानी किसी भी संख्या में अपने आप का भाग जाता ही जाता है, 1 का भाग जाता ही जाता है। अब बात करते हैं कि इन 2 के अलावा अगर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, इसका मतलब वो भाज्य है। यानी 6 में देखो, 6 में अगर हम देखें तो 6 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, और 6 के अंदर हमारा 2 का भी भाग जाता है पूरा। तो इसका मतलब 6। लेकिन 5 में देखो, 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो संख्या जिसमें अपने आप और 1 के अलावा जिसका भी भाग, किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए, वो है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और जिसमें अपने आप और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जा सके, वो क्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो किसी भी संख्या को आप पहचान सकते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, यानी उसके कोई भी उन
अपने आप और एक के अलावा कोई भी गुणनखंड हो जाए, मतलब वो भाज्य है, नहीं हो वो अभाज्य संख्या है। अब अगर हम अभाज्य संख्या पहचाने, भाज्य संख्या तो आप पहचान लोगे, किसी भी इन दो के अलावा किसी का भी भाग जाते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को पहचानने का एक तरीका है हमारा कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचाने। एग्जाम में दे दिया, मान लो उदाहरण के तौर पे आप दे दिया कि 131 को आप बताइए कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसका एक तरीका है पहचानने का कि इसका जो वर्गमूल है उससे ठीक बड़ी, यानी इसका जो वर्ग है उससे ठीक बड़ी संख्या। तो देखो अगर इसका नियर बाय वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो इसका मान लो नियर बाय हम चलें तो 10 का 10 इंटू 10 तो 100 होता है, 11 इंटू 11 121 होता है, तो इससे ऊपर चलना पड़ेगा, यानी 12 इंटू 12 हमारा कितना होता है 144 होता है। तो इसका वर्गमूल यानी 131 से ज़्यादा हो रहा जस्ट, तो जस्ट संख्या कौन सी होगी, वो ज़्यादा वाली 12 होगी। अब इससे नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इससे नीचे अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 7, फिर देखो 8 9 10 सब भाज्य हैं, और 11। तो 12 से नीचे नीचे इन सभी का एक बार भाग देके देख लो कि 131 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, किसी का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी इस तरह से आप किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं ये अभाज्य है या नहीं है। यानी उसका क्या हो, दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यानी आपको उस संख्या के वर्ग के ठीक बड़ी वाली संख्या और उसके नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन संख्याओं का उसमें भाग देके देख लेना है। अगर उसमें भाग जा रहा है तो वो भाज्य हो जाएगी, और नहीं जा रहा है इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सहअभाज्य संख्या और जुड़वां अभाज्य संख्या भी कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका मैसे पे एक हो। सहअभाज्य जो संख्या हमारी है जिनका मैसे क्या हो, एक हो, यानी उनका जो कॉमन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही होगा, यानी उनका ओफेनिस्ट गुणनखंड। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 3 और 5, अगर 3 और 5 की मैं बात करूं तो उसमें कॉमन फैक्टर अभी हमने देखा था कि 3 को हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 1 होगा, और 5 का क्या होगा 5 गुणा 1। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि सहअभाज्य संख्या में कोई भाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि 4 और 5, 4 और 5 भी सहअभाज्य संख्या है, लेकिन आपका 4 जो है वो भाज्य संख्या है क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आपको इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो कॉमन है, जैसे मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, लेकिन 5 को हम क्या लिखेंगे 5 गुणा 1, और यहाँ 1 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक ही है। तो इनका भी जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है, यानी इनका में से क्या है, एक ही है। इसलिए ये भी सहअभाज्य संख्या है। तो इस चीज़ को गलती नहीं करनी कि सहअभाज्य संख्या में यानी दोनों संख्या वो अभाज्य ही होगी। आपको ये पता करना है कि 2 3 जितनी भी संख्या उनका में से अगर एक आ रहा है, कॉमन जो गुणनखंड है वो एक ही आ रहा है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या है। दूसरी आती है हमारी जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 2। जैसे मान लो कि 5 और 7 ये दोनों, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 2 का है प्लस 2 का। ऐसे हमारी 11 और 13, 11 और 13 के बीच भी कितना है 2 का अंतर, यानी 2 कंटिन्यूस अभाज्य संख्या। इसमें ध्यान रखें अभाज्य ही होगी, यहाँ भाज्य नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है पैर में, जबकि जुड़वा अभाज्य में सिर्फ अभाज्य संख्या ही होगी। बस शर्त यही है कि दोनों के बीच में अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, जुड़वां अभाज्य संख्या। अब हम देख लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे गलती करते हैं, एक अभाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है आपकी। ये चीज़ ध्यान रखें, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा हमने देखा था कि 2 सबसे छोटी और केवल सम अभाज्य संख्या है, यानी हमने देखा था कि 2 जो है 2 के अंदर सिर्फ 2 का और 1 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। इसका मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 3, फिर हमारा 3 भी अभाज्य संख्या है। फिर 4 जो है वो भाज्य हो जाता है क्योंकि 4 के अंदर 2 का भाग चला जाता है।
ठीक है, तो इसलिए वो भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, पहली बात। दूसरी बात, 2 सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी और केवल सम संख्या। अब इसके आगे जितनी भी सम संख्या है वो सब भाज्य संख्या है, तो एक अकेली 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी आंसर क्या है? 2 ही होगा। और सब वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो भी आंसर क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 के बाद कौन सा आता है? 3। और छोटी विषम संख्या कौन सी है? 3 है। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। तो ये ध्यान रखें। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी मैंने देखा कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रही है हमारी? 4 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? 4 होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें रटने वाली चीज़ें नहीं है। आपने भाज्य और अभाज्य समझ लिए तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका मतलब क्या हुआ? एग्ज़ाम में हमें पूछ लिया जाता है, जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सवाल दिए हुए हैं, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मान लो हमें दे दिया कि ये सवाल कि 1 2 3 ऐसे करके 11 तक दे दिया। दूसरा सवाल जैसे देखो मैंने 90 तक लिखा है, तो मान लो अगर 2 5 10 संख्याएं तब तक तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन अगर मान लो 90 तक है, 100 तक चली गई, तब उनको फिर जोड़ना और इतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलता है। तो इनके लिए जो हमें फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला वो है n × n+1 भाग 2। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राकृतिक संख्या हमें पता है 1 से शुरू होती है, और 1 से शुरू होके जहाँ तक जा रही है उन संख्याओं का इस तरह के एग्ज़ाम में हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 सवाल मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, बाकी सवाल जो है आपके पास कहा था, आपके पास जो भी मटेरियल होगा वहाँ से इस तरह के सवाल आपको जाके प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरह के सवाल को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि भाई एक एक संख्या को तो हम जोड़ नहीं सकते, एक एक संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि उसके लिए हम इतना टाइम रखें। तो इनके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है n × n+1/2 यानी बाई 2। n यहाँ पे क्या है? लास्ट पद, यानी लास्ट पद की कितनी संख्या है उसका मतलब है n। तो देखो इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमारा n कितना है? यहाँ पे n का मान कितना है? 11, और यहाँ पर n का मान कितना है? 90। तो n बराबर 11 हो गया। जब n मिल गया तो हम लिख देंगे, n की जगह हम क्या लिख देंगे? 11, और यहाँ 11 + 1 और ओके। तो यहाँ पे हमने n का मान लिख दिया 11, और 11 + 1, और छेद में कितना लिख देंगे हम? 2। तो इसको आगे देखो 11 और काउंस में कितना हो जाएगा हमारा? 11 + 1 कितना हो जाएगा? 12, और छेद में 2। जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है? गुणा। मैंने ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई भी निशान है मतलब गुणा, और निशान होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, वो जो निशान है प्लस माइनस वही रहेगा। तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुणाकार, यानी गुणा, और बार, और छेद में कितने हो जाएंगे? 2। तो 2 को देखो हम 12 से काट सकते हैं 6 बार, तो 11 6 कितने हो जाएंगे? 66। ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपका n क्या है? 90 है। तो इस फॉर्मूले में रख के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। तो इसका आप सभी लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग। यानी हमारे पास सम संख्याएं दी हुई है। सम संख्याएं बताइए आपको कि 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो सम संख्या है, और जिसमें नहीं जाए ऐसा सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं कि 2 + 6 + अप टू 10 पदों की बात हो रही है। तो इनका टोटल कितना होगा, यानी सरवाड़ो कितना होगा, योग कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला वो है n × n+1। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। n हमारा क्या है? टोटल पदों की संख्या। तो यहाँ पे n कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो यहाँ पे रख सकते हैं आराम से हम। n का मान 10 है तो n की जगह 10 रखा, n यानी 10 + 1 ऐसे रख सकते हैं। तो 10 और ब्रैकेट में कितना हो गया? 11। अब हमारे देखो ब्रैकेट और संख्या के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा?
गुणा यानी गुणाकार, तो 11 और गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 110 आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग है, 2 4 6 और अप टू प्लस 100 तक है। तो यहाँ पे n की संख्या तुरंत बच्चे क्या करेंगे 100 करेंगे, जबकि वो गलत है। यहाँ देखो n, आप देखो कि हर एक संख्या के बाद एक संख्या छूट रही है, तो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने हो गए 100 हो गए। 1 से लेके 100 तक टोटल कितने हैं 100 संख्या हो गई ना। अब उसमें से आधी संख्या तो घट गई, यानी जो विषम संख्या है वो निकल गई, तो आधी कितनी होगी 50, 50 विषम निकल गई, तो सम कितनी बची 50। तो ये टोटल पद कितने हुए 50 ही हुए। तो यहाँ पे n का मान कितना है भाई 50 है, ना कि 100। तो ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मत कर देना। तो यहाँ पे जब n 50 मिल गया तो n का क्या लिख देंगे हम 50, और n का क्या लिख देंगे 50 प्लस 1 हमारे सूत्र में रख देंगे। अब सूत्र के हिसाब से 50 और काउंट से हटा देंगे तो गुणा, और 50 प्लस 1 कितना हो गया 51। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2601। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो है n विषम संख्याओं का। अभी हमने देखा था सम संख्याओं का, अब हम देखेंगे n विषम संख्याओं का अगर योग पूछ लिया जाता है। जैसे अभी देखो हमारे सामने ये सवाल, 2 सवाल लिए हुए हैं हमने, ये 2 सवाल जो आपके 1 प्लस 101 तक है। तो यहाँ इसके से लिए हमारा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो जितने पद है उनका हमें स्क्वायर कर देना है। तो पहले में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है भाई 15, n की वैल्यू कितनी है 15। तो हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर यानी 15 की घात 2। तो घात 2 का मतलब क्या होता है, जितनी घात होती है उतनी बार वो संख्या अपने आप से गुणा होती है। तो यहाँ कितनी है 2, तो ये कितनी बार गुणा हो जाएगी 2 बार हो जाएगी। और 15 को अगर आप 15 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 225। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वही गलती मत कर देना पिछले सवाल की कि n का मान आप सीधा 101 ले लोगे। अगर आप n का मान 100 ले रहे हो 1 ले रहे हो तो वो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। n का मान यहाँ देखो 101 तक है, तो 1 से लेके 100 तक विषम संख्या कितनी होगी हमारी 50, और 101वीं और ले ली इसने, तो टोटल कितनी होगी 51। तो हमारा n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 51 आ गई। इस सवाल के अंदर हमारी n की वैल्यू जो है वो कितनी है 51। तो हम n स्क्वायर है यानी हमारा कितना हो जाएगा 51 का स्क्वायर, यानी 51 गुणा कितना हो जाएगा 51। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2601। 2601। अगर इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2601। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल इन फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब अगर हमारे सामने, अभी पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं का था, अब है वर्गों का। वर्ग का मतलब क्या हो गया घात 2। वर्ग का मतलब क्या हो गया घात में 2। तो इस तरह के अगर मान लो सवाल हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि एक सवाल हमारे पास आएगा 1 की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस और डैश डैश डैश। मान लो इसने पूछ लिया हमें कि 21 के स्क्वायर लिए प्लस 21 का स्क्वायर तक का मान क्या होगा। तो अब इसको सबका स्क्वायर करके और जोड़ना सरवाड़ो करना तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वो है n इंटू n प्लस 1 और काउंट्स में हमारा है 2n प्लस 1 और छेद में अपॉन कितना जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है। अब इस फॉर्मूले से n वही है हमारे पदों की संख्या, तो पहले में हमारा n कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई n की वैल्यू कितनी है 21 है। अब हमारे फॉर्मूले में हम रख देंगे पहले n है तो n की जगह हम क्या रखेंगे 21, फिर है n इन 21 प्लस 1, फिर काउंस बंद 2 गुणा n कितना है 21 प्लस कितना हो जाएगा 1 और काउंस बंद कर देंगे और छेद में हम कितना लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। देखते हैं आगे 21
और काउंस हटाते क्या आ जाएगा, गुणा। 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। और ये दोनों काउंस हटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, गुणा। अब यहाँ देखो 21 इंटू 2 यानी 2 से गुणा करेंगे 21 को तो कितना आ जाएगा, 42। और 42 में 1 जोड़ देंगे ये तो कितना आ जाएगा, 43। और नीचे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इनको आप ऊपर वालों को गुणा कर दो, 21 को 22 से, 22 जो भी आएगा उसको 43 से, और उसमें इसका भाग दे दो आप कितने का, 6 का। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3311। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, 21 को इससे गुणा करना है, जो भी संख्या है उसको इससे गुणा करना है, जो संख्या आ जाए उसमें किसका भाग दे देना है, 6 का। जो भी आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3311, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल और है जो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है। एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ कि हमें पता करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाना है, 50 के स्क्वायर तक। कहाँ तक जाना है, 50 के स्क्वायर तक का कुल योग प्लस। ये आप सवाल खुद से कमेंट बॉक्स में इसका सभी लोग आंसर देंगे। ये सवाल सबको करना है, इसी फॉर्मूले पे आधारित होगा। यहाँ आपको n पता कर लेना है। भाई n मैंने बताया था कौन सा होता है, लास्ट पद। तो इसमें n की वैल्यू मैं बता देता हूँ सभी को। इस सवाल में n का मान कितना हो जाएगा, हमारा जो n का मान है वो है 50। अब आपको इस फॉर्मूले में रख के और इसकी गणना करनी है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमने देखा कि वर्ग का योग, अब होता है घनों का योग। घन का मतलब होता है, घन का मतलब जो हमारा है वो है, हो जाएगी घात हो जाएगी 3। जैसे कोई संख्या है की घात 3, यानी ये एक का घन हो गया। और 2 घात थी तो उसका मतलब हम स्क्वायर देख रहे थे। ओके, तो घनों का योग हम देखते हैं। तो उसमें जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1, वहाँ 2 घात यहाँ 3 हो जाएगी। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस ऐसे चल के कोई भी हमें लास्ट पद, मान लीजिए कि इसने पूछ लिया भाई 10 की घात 3 तक का टोटल योग क्या होगा। तो इनकी घातें करके वैसे इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वो है n इंटू n प्लस 1 और छेद में है 2। और इसका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। हमने देखा तो n इंटू n प्लस 1 जो हमारा था प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग था, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, उसका वर्ग कर देना है। तो अब इसमें देखो n हमारा क्या है, 10। हमने देखा अंतिम पद जो हमारा वो क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू, इसी फॉर्मूले में हम n की वैल्यू रख देंगे। n का मतलब क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या था हमारा 10, तो n का मान 10 रख देंगे। तो 10 काउंस में 10 प्लस 1 और छेद में 2 और इसका पूरे का स्क्वायर। सूत्र यही कहता है हमारा। तो सूत्र के अनुसार हम आगे देखेंगे 10, ये काउंट पूरा लगाएंगे और काउंस हटाते ही गुणा और 11 छेद में कितने हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम ले सकते हैं हमारा 5 दूनी 10, तो 11 5 55। 55 का कितना हो गया स्क्वायर, यानी 55 गुणा 55। ठीक है, तो इसको जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3025। तो इस तरह से हम n प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग है उसको इस तरह से हम कर सकते हैं। अब कुछ सवाल इनसे रिलेटेड हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, फिर भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कई बार ऐसा सवाल आता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अंतर मतलब दोनों में माइनस करना है, कि ज़्यादा जो भी है कम में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो बाद बाकी करनी है। अंतर का मतलब, ठीक है, अंतर का मतलब बाद बाकी और योग का मतलब प्लस हो जाता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, तो 4 अंक ले सकते हैं हम। मान लो 3 तो सबसे छोटे हो गए 0।
अब जीरो के आगे पीछे कुछ नहीं लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एक उससे आगे एक होता है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होगी, सबसे छोटी कितनी होगी 1000। अब अगर हम देखें सबसे बड़ी की बात करें तो हमने जब संख्या पद्धति देखी थी 0 से लेके 1 2 ये कहाँ तक गया था 9 तक, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा था 9। तो सबसे बड़ी जो हम बात करें तो बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है, 9 को 4 बार हम लिख सकते हैं। तो जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो उतनी बार आप 9 लिख दीजिए, और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी जाए तो 1 लिख के और उसके आगे उतने 0 लगा दीजिए। 1 को काउंट कर लेना है। अगर 4 की बात कर रहे हैं तो 3 0 और 1 हो जाएगा, और अगर बड़ी की है तो उतनी बार 9 लिख देंगे। तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब हमें दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो बड़ी हमारी ये है, और इसमें से हमें तो बड़ी कौन सी है 9999, इसमें से बाद बाकी किसको करना है 100 को। अब इसमें से हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 8999। ठीक है, तो इस तरह से 4 5 3 2 कितना ही पूछे तो आराम से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट इस तरह का सवाल हो सकता है, अंक दिए हुए हैं हमें 5 4 7 और 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो इनसे देखो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, तो सबसे पहले बड़ा लेंगे हम, फिर उसके बाद छोटा 7, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। तो ये सबसे बड़ी होगी, ये हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी। और छोटी की बात लेंगे तो अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इनकी सबसे छोटी बनानी है, तो क्या होगा सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 5 है, यहाँ पे उससे बड़ा 5 है, फिर 7 लेंगे, फिर 9 लेंगे। तो हमें छोटी और बड़ी पता चल गई, तो इन दोनों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी कितनी है 9754 और माइनस इसमें से कर देंगे 4579। तो इस तरह से आप ये संख्या ज्ञात कर सकते हो। इन दोनों ऐसी संख्या कई पूछ ली जाती है, तो कितनी भी संख्या दे दो, तो अगर हमें बड़ी लेनी है तो सबसे बड़ा पहले लेंगे, फिर उसके बाद छोटा, और छोटी संख्या पूछेंगे तो उसके बाद छोटा, और इस तरह से हम ले लेंगे। तो इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे 9754 से 4579, तो आपका आंसर क्या जाएगा, इसको माइनस करके देख लो कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5175। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है संख्या 846987 में 6 और 8 का स्थानीय और जातीय मान। ये दो नई चीज़ है, तो ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। अगर हम बात करें स्थानीय मान, दो मान हमारे सामने पूछा गया, स्थानीय मान और एक है हमारे पास जातीय मान। कौन सा है जातीय मान। देखो जातीय मान वो होता है जाति, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी भी आदमी के कपड़े देख के, पहनावा देख के हम बता सकते हैं ये इस जाति का रहने वाला है। तो जो आदमी जैसा दिखता है वैसी उसकी जाति है। तो संख्या का भी यही नियम है, जैसा वो दिखता है वही उसका जातीय मान है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 8 का जातीय मान क्या है तो 8 है, 9 का जातीय मान क्या है 9 है। तो अब आप जातीय मान तो पता चल गया होगा आपको। 6 का जातीय मान क्या है 6 और 8 का जातीय मान क्या है 8 है। तो 6 और 8 का जातीय मान तो हमने पता कर लिया 8 है। ठीक है, 6 और 8 जैसा दिखता है। स्थानीय मान मतलब होता है स्थान की वैल्यू होती है। जैसे एक आदमी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठता है तो वो कलेक्टर बन जाता है, चपरासी की कुर्सी पर बैठता है तो चपरासी बन जाता है। तो वो उसके स्थान की वैल्यू होती है। तो स्थान की वैल्यू जैसे हमें 8 की पूछी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा गलत कर दिया 8 की। यहाँ पे अगर हम एक संख्या 9 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, क्योंकि एक संख्या समान नहीं हो सकती, इसमें 9 कर देते हैं। तो अब ये 8, ये मैंने 9 इसलिए किया है कि कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला 8 है या फिर ये वाला 8 है। तो यहाँ 8 ये वाला है। तो ये वाले 8 की वैल्यू क्या है, तो देखो ये इकाई अंक होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, ठीक है, लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इकाई और दहाई। दहाई मतलब 2 अंक। तो देखो दहाई में 8 है और उसके बाद क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू क्या है 80 है। उसी प्रकार 9 की वैल्यू क्या है 900 है। 6 की वैल्यू क्या है 6000 है। उनकी स्थान की वैल्यू बात कर रहे हैं, और इसका सीधा फंडा है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये संख्या यहाँ लिख लेता हूँ 946987, तो आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान जब पूछा जाता है तो वो संख्या लिखो नीचे, और उसके राइट साइड में कितनी संख्या उतने 0 लगा दो। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया भाई, कितना हो गया 80। अब अगर 6 का स्थानीय मान लेना है तो नीचे क्या लिखा 6 लिखा, और कितनी संख्या है 1 2 और 3, कितने 0 2 3,
तो इस 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 600। आराम से लिख सकते हो इस तरह से। पता चल गया, जातीय मान तो जैसा दिखता है वैसा ही है। स्थानीय मान अब ज्ञात करने के लिए उस संख्या के नीचे, जब वैसे 4 का पूछ रहा है तो 4 लिखो, और 4 के इधर कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया इसका 40,000, इसकी स्थानीय वैल्यू हो गई, स्थानीय मान हो गया। इकाई अंक का, इकाई जो पहले नंबर पे अंक होता है उसका जातीय और स्थानीय मान दोनों एक ही होते हैं। देखो 7 लिया स्थानीय मान के लिए, उधर कुछ है क्या जीरो, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। और जैसा दिखता कैसा है 7, तो वो स्थानीय और जातीय मान, इकाई अंक की संख्या होती है उसका स्थानीय और जातीय मान दोनों एक ही होता है। तो इस तरह से हमने संख्याएं जानी, और यहाँ स्थानीय और जातीय मान। अब देखो स्थानीय और जातीय मान का अंतर भी पूछ सकता है, कई बार 2 संख्याओं का, तो अंतर में हम क्या कर देंगे, बाद बाकी। योग पूछ सकता है तो हम सरवाला कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर गुणाकार पूछता है, गुणा पूछता है तो गुणा कर देंगे। दोनों का भाग पूछता है तो हम भागाकार कर सकते हैं। जब दोनों की वैल्यू, जब दोनों का मान पता चल गया तो वो कुछ भी पूछे हम आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे हमारे नेक्स्ट जो बोर्ड मास है, जो भागु सभा का नियम है, उसको हम क्लियरली समझेंगे, भिन्न समझेंगे। और फिर इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग से संबंधित हमारे जो जितने भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी सारी चीज़ें जो बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग इन संख्याओं को, जितने प्रकार की संख्याएं हैं और इनसे संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अपनी नोटबुक में अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और कमेंट बॉक्स में सजेशन लिखें। आपको और अच्छे तरीके से कोई और चीज़, ऐसी चीज़ हो जो हार्ड थी, नहीं समझ में आई, उसको और अच्छे तरीके से कोई आपके जहन में कोई तरीका हो तो मैं उस तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा और आपका एक ही उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में आने वाले सवाल को कम्प्लीटली 100% 100% उसको सही करना। और गणित को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। जब तक नहीं समझोगे तब तक गणित आपको कभी भी कंप्लीट नंबर नहीं आएंगे। गणित ऐसा विषय है जिसको अच्छे से समझने से हम पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। तो आप, आई होप, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी को दिए थे तो वो आप खुद से करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। और आपके पास जो भी मटेरियल दिया हुआ है उस मटेरियल में प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगले वीडियो में वो सारे जो डाउट आपके वो मैं क्लियर करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की ज़िंदगी बना सकता है। और जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करोगे तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो वीडियोज़ हम डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे जो 3 सेंटर हैं, वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा के जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।